गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान की विकास यात्रा कि हमारा जो संविधान था तो ये इसका विकास कैसे हुआ, कैसे संविधान बना। तो संविधान, भारत की संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। तो जो चार्टर एक्ट था वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अनुमति, एक आज्ञा प्रदान की थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्वी देशों से व्यापार कर सकती है। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट आया था 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर 1853 में आया था चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं: पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वारवेल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियाँ गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई तथा निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे व 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर व हाइड थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की जो 1774 में स्थापना, इसमें सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, और 3 और जो न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर व हाइड थे। इसने भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। संशोधनात्मक अधिनियम 1781 को बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की प्रमुख विशेषताएं: कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंस कोर्ट एंड काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की प्रमुख विशेषताएं: कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल को तथा राजनीतिक कार्य के नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रक बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रक
अतिरिक्त भारत के सभी नागरिक सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण एवं अधीक्षण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति नियुक्त किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। 1786 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को लागू करने अथवा न मानने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने का प्रस्ताव किया गया। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इस तरह इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन सहित को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम तथा इसके पूर्व निर्मित कानून को विनिमय कहा जाता था। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव बनाया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इसे केवल परिषद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, वोट देने का नहीं। अधिनियम की धारा 87 के अनुसार प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब आइए 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। भारत के लिए विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, आगरा और मुंबई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ब्रिटिश का क्राउन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1935 ईस्वी तक हुआ। 1858 भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज में है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। नियंत्रण बोर्ड व निदेशक मंडल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड भारत परिषद गठित किया गया तथा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया।
भारत परिषद अधिनियम 1861 देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की पुनः शुरुआत की गई, अर्थात 1773 द्वारा शुरू हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में की गया। तब भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। भारत परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मार्ले और मिंटो सुधार इसको भी कहते हैं हम लोग इसे। इस अधिनियम को सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। विश्वविद्यालयों, जमींदारों, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। पृथक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य में संबंध में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को लिखा, हम नाक की दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में तथा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत करने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। इस अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहली बार देश के द्विसदनीय विधान पालिका तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। सीमित संख्या में संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों तथा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि। हस्तांतरित विषय स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का उल्लेख लियोनेल कॉर्टिस ने किया था। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनेल कॉर्टिस थे। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी परीक्षा भारत में होनी थी, तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गईं।
1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थानीय द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई तथा केंद्रीय प्रशासन के विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की। इसमें कुल एक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे तथा 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जस्टिस M.R. जेकब और जस्टिस M.S. सुल्तान थे। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसी अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया। प्रांतों में द्वैध मताधिकार का विस्तार कर लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार परिषद 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, गुलामी का अधिकार पत्र। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड बेबल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में मंत्रियों को आवंटित विभाग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। C.H. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। अरोड़ा असफ अली रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम श्रम। C. राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुए। लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय। I.I. चुंदरीगढ़ वाणिज्य। अब्दुल रब निस्तार संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली खां स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं।